हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी और एवोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया कि किस तरह से रिप्रोडक्शन से न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं और वो इंडिविजुअल्स जो हैं एक दूसरे से बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन बहुत ही कनिंग तरीका में सब्टिपली डिफरेंट होते हैं। सब्टिपली डिफरेंट का क्या मतलब हुआ? इन ए कनिंग वे में, बहुत ही चालाकी से, यानी सिमिलर भी होते हैं और बहुत सारा डिफरेंसेस भी होता है। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि कैसे बहुत सारा वेरिएशंस होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस करता है, और ये वेरिएशन जो होगा और मैक्सिमाइज हो जाता है और बढ़ जाता है अगर जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल के बदली सेक्सुअल हो जाता है। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम लोग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करता है, हम लोग तो नहीं करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करता है तो उसमें कुछ वेरिएशंस होता है, और उससे ज़्यादा, उससे बढ़कर वेरिएशन तब होता है जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करता है। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देख लिया। लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कि इन ए नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशंस आर विजिबल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। यानी कि बहुत सारे एनिमल्स में, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स में जो कि रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, कुछ डिस्टिंक्ट वेरिएशन, कुछ अलग, कुछ हट करके वेरिएशन जो है दिखता है हम लोगों को अलग अलग इंडिविजुअल में। इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे कि वो मैकेनिज्म क्या है, जैसे कि वेरिएशन क्रिएटेड होता है या इनहेरिटेड होता है, माँ बाप से बच्चों तक आता है, यानी कि इनहेरिटेड होता है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा उस वेरिएशन के अकोमुलेट होने से, जमा होने से, यानी कि माँ बाप से जो बच्चे में कुछ परिवर्तन आया, उसके बाद उनके बच्चे में जो और चेंजेस आया और वेरिएशंस हुआ, तो ये सब आगे चल के होने से क्या होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा, हम लोग उसको पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। इनहेरिटेंस जो होता है वो प्रीवियस जनरेशन से होता है, और वो किस चीज़ में होता है, प्रोवाइड करता है, एक कॉमन बेसिक डिज़ाइन देता है और कुछ सस्टेबल चेंजेस भी देता है अपने नेक्स्ट जनरेशन को। यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो वेरिएशन हो रहा है, इनहेरिटेंस जो हो रहा है उसमें वेरिएशन हो रहा है। इनहेरिटेंस यानी कि जो भी गुण पास हो रहे हैं माँ बाप से अपने बच्चों में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो वो इनहेरिटेंस जो हो रहा है अपने प्रीवियस जनरेशन से, यानी कि माँ बाप से या उनके माँ बाप से, तो एक कॉमन बेसिक डिज़ाइन तो मिल ही रहा है, साथ साथ कुछ सस्टेनेबल चेंजेस भी मिल रहा है। अब आप सोचिए, विचार कीजिए कि क्या होगा अगर ये न्यू जनरेशन जो है फिर और चेंजेस के साथ अपने जनरेशन को प्रोड्यूस करे। तो इसका रिजल्ट यही होगा कि सेकंड जनरेशन जो प्रोड्यूस होगा उसमें भी और भी बहुत सारा चेंजेस होगा, और जो चेंजेस उसमें पाएंगे हम लोग सेकंड जनरेशन में, वो फर्स्ट जनरेशन से तो अलग होगा ही, साथ साथ कुछ नया भी डिफरेंसेस देखने के लिए हम लोगों को मिलेगा। जैसा कि इस डायग्राम में हम लोगों को समझाया गया है कि देख ली, मान लीजिए ये पेरेंट्स हैं, तो इसके दो ऑफस्प्रिंग्स हुए, तो इनमें देखिए क्या डिफरेंस है, इसका हेड पार्ट में कुछ डिफरेंस है, इसका टेल पार्ट में या लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में कुछ डिफरेंस है, इसके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में कुछ अंतर है। अब जब इसके ऑफस्प्रिंग्स हुए तो इसके अपर पार्ट सेम है,
ये वाला बॉडी पार्ट भी सेम है, लेकिन इधर कुछ डिफरेंसेस हो गया। यानी इसमें जो इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इसका अपर पार्ट तो डिफरेंट है ही, साथ साथ कुछ नया चेंजेस हुआ। क्या हुआ, इधर का पार्ट में कुछ डिफरेंस आया। अब इसको कंपेयर कीजिए इससे, इसमें क्या देखते हैं, इसके फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट सेकंड, ये तो इसको कंपेयर करेंगे इस वाले से तो क्या देखते हैं, इसका अपर पार्ट में कुछ तो चेंजेस आया ही, साथ साथ इसके इस तरफ वाले पार्ट में भी कुछ वेरिएशन आ गया। अब नेक्स्ट इसको कंपेयर करते हैं अगर हम लोग, यहाँ देखिए कुछ डिफरेंस है, लेकिन उसके जब ऑफस्प्रिंग है इस जो प्रोड्यूस हुआ इसमें बहुत सारा चेंजेस होगा, यानी कि अपने फर्स्ट 2 जनरेशन से तो अलग होगा ही, उसके अलावा कुछ नया चेंजेस आ जाता है। जैसे कि ये मिडिल पार्ट को कंपेयर कीजिए, यहाँ देखिए और यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम लोगों का ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग इस पार्ट में कि अगर एक बैक्टीरियम डिवाइड करता है तो 2 बैक्टीरिया बनेगा, फिर वो 2 बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो 4 इंडिविजुअल बैक्टीरिया बनता है। वो सब सिमिलर होता है, उसमें कुछ माइनर छोटा छोटा डिफरेंसेस होगा, हल्का फुल्का डिफरेंसेस होता है, एंड जनरेटेड ड्यू टू सम इनएक्यूरेसीज इन द डीएनए कॉपिंग। और वो जो छोटा मोटा डिफरेंसेस हुआ वो क्यों हुआ, इनएक्यूरेसी के कारण। किस में इनएक्यूरेसी हुआ, क्या चीज़ एक्यूरेट नहीं था, डीएनए का जो कॉपिंग हो रहा था। लेकिन अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से होता, यानी अगर इस बैक्टीरियम के प्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता तो और भी ज़्यादा डिफरेंसेस होता, और भी डाइवर्सिटी होता, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे रूल ऑफ इनहेरिटेंस में। नेक्स्ट हम लोगों को इस पैराग्राफ में दिया गया है कि ये सारा जो वेरिएशन हो रहा है किसी भी स्पीसीज में, क्या इक्वल चांस ऑफ सर्वाइविंग है उसका एनवायरनमेंट में। डू ऑल दीज वेरिएशंस इन ए स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइविंग एनवायरनमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्व्स। जिस एनवायरनमेंट में अपने आप को पाया है, जिस एनवायरनमेंट में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित है, तो क्या उन सारे वेरिएशंस के साथ जो नए स्पीसीज बने हैं, क्या उनका चांस ऑफ सर्वाइवल इक्वल है। तो आंसर होगा ऑब्वियसली नॉट, एकदम नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। नेचर ऑफ वेरिएशन के अनुसार, यानी कि उसके अंदर कैसा चेंजेस है, कैसा परिवर्तन है, इसके अनुसार अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग तरह का फायदा मिलेगा। बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन द हीट वेव। यानी कि जिस बैक्टीरिया के अंदर ये बदलाव आ गया है कि वो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है, तो वो हीट वेव को झेल लेगा, है ना। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन जो एनवायरनमेंट फैक्टर फॉर्म करता है, बेसिस फॉर इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि नेचर जो सिलेक्ट करता है वो बेस्ट वाले को तो सिलेक्ट करता ही है, और सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन जो हो रहा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण, वही जो हो जाता है एवोल्यूशन का बेसिस। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, हेरिडिटी में। तो हम लोग ये समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग में या कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स जो है, ऐसे फीचर जिसको कि हम आसानी से पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, वो हाइट होता है, कॉम्प्लेक्शन होता है, शेप होता है हेयर का, या कलर ऑफ द आई होगा, शेप ऑफ द नोज़ होगा, चिन होगा, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं। और उन सभी फीचर्स को हम लोग कैरेक्टर्स या ट्रेट्स कहते हैं। तो हेरिडिटी का क्या डेफिनेशन होगा, वही ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर या ट्रेट्स जो होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। सिंपल भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि हेरिडिटी का मतलब होता है कि किसी फीचर का कंटिन्यूएशन होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो ये
हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन कहाँ पाया जाता है? ये हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जो होता है सेक्स सेल्स में पाया जाता है माँ बाप के। यानी कि हम कह सकते हैं कि फादर से और मदर से दोनों से क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है। और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो होता है, कुछ कुछ वेरिएशंस जो होता है, कुछ कुछ ट्रेड्स जो होते हैं, कुछ फीचर्स जो होते हैं, वो अपने आप डेवलप कर जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि ट्रेड्स दो तरह का। तो ट्रेड्स हम लोग क्या देखते हैं, दो तरह का होता है। एक होता है इनहेरिटेड ट्रेड्स, यानी कि जो कि माँ बाप से या उनके पेरेंट्स से, यानी कि अपने ओल्डर जनरेशन से, अपने पिछले जनरेशन से ट्रांसफ़र हुआ हो, उसको हम लोग इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। और दूसरा होता है एक्वायर्ड ट्रेड्स, यानी कि ऐसा ट्रेड, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा फीचर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में डेवलप नहीं किया है, यानी कि आया नहीं है अपने माँ बाप से, उधर से ट्रांसफ़र होकर नहीं आया, बल्कि वो जो है अपने आप डेवलप कर गया है किसी भी एनवायरनमेंट के या और कोई भी स्टिमुली के रेस्पॉन्स के कारण। अब हम लोग देखेंगे कि वेरिएशन किसको कहते हैं। तो डिफरेंस जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में या कैरेक्टर्स में या ट्रेड्स में, इंडिविजुअल्स के बीच में किसी भी स्पीसीज़ का, उसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। ऑफस्प्रिंग जो है कैरेक्टर्स को इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से, बहुत ज़्यादा रिजेंबल भी करता है, लेकिन ये रिजेंबलेंस जो होता है कंप्लीट नहीं होता है। ऑफस्प्रिंग जो होगा कभी भी एग्जैक्ट कॉपी, ट्रू कॉपी अपने पेरेंट्स का नहीं होता है। कोई भी दो इंडिविजुअल कभी भी एग्जैक्टली एक जैसा नहीं होता है। कोई भी मेंबर्स जो होंगे, दो या दो से अधिक मेंबर्स किसी भी स्पीसीज का, वो एक दूसरे से जरूर डिफर करेगा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में या ट्रेट्स में। यही डिफरेंसेस को हम लोग वेरिएशन कहेंगे। तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएशन क्या होगा, वो अकरेंस है ऑफ डिफरेंसेस अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज। जैसे कि लोगों के हाइट में डिफरेंस होता है, उन लोगों के बाल में के टाइप में, उन लोगों के कॉम्प्लेक्शन में, आँख के कलर में, शेप, नोज एंड शेप ऑफ द चिन में, ये सब में अंतर होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कुछ लोगों का कान का जो लोअर पार्ट होता है उसको ईयर लॉब कहते हैं। बहुत सारे लोगों का ईयर लॉब जो होता है लटकता हुआ होता है, और ये उसको हम लोग फ्री ईयर लॉब कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों में ये ईयर लॉब जो होता है वो सटा हुआ होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हेड से सटा हुआ है, और इसको हम लोग अटैच्ड ईयर लॉब कहते हैं। और ये वाला देखिए, ये जो है फ्री ईयर लॉब है। लोगों का ईयर लॉब फ्री भी हो सकता है, अटैच्ड भी हो सकता है। तो फ्री लॉब और अटैच्ड ईयर लॉब, ये दो क्या हो गया, वेरिएशन हो गया, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन में पाया जाता है। कुछ कुछ वेरिएशन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है। तो वेरिएशन होने से फ़ायदा क्या है? वेरिएशन होने से फ़ायदा ये है कि उस ऑर्गेनिज्म का चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाता है। The great advantage of variation to the species is that it increases the chance of the survival in the changing environment. उस परिवर्तित होते हुए वातावरण में उस इंडिविजुअल का, उस ऑर्गेनिज्म का चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाता है, जीने की, जीवित रहने की क्षमता बढ़ जाती है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेट्स पर। ट्रेट्स दो तरह का होता है, इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स। ऐसा ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कि उनके माँ बाप से या उनके
ओल्डर जनरेशन से, यानी दादा परदादा छरदादा वगैरह से, या और भी अपने ननियाल के ख़ानदान से इनहेरिट किया गया हो, तो उसको हम लोग इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। यानी कि वंशज, उनके पूर्वज से वो ट्रांसफ़र हुआ हुआ कैरेक्टर्स को, ट्रेड्स को हम लोग इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। लेकिन जो ट्रेड्स की इनहेरिट नहीं किया गया है, वो डेवलप हो गया अपने आप इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, और इस तरह के ट्रेड्स को अपने फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग एक्वायर्ड ट्रेड्स कहते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स जो होता है हमेशा फ्यूचर जनरेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है, भले वो एक्टिव हो या ना हो। लेकिन एक्वायर्ड ट्रेड्स उसको कभी भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है फ्यूचर जनरेशन में। Only those traits can be transmitted to the future generation in which changes have occurred in the genes or the DNA present in the reproductive cells of the parent organism. अगर जो चेंजेस हुआ है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स में, है ना, उसके डीएनए में, रिप्रोडक्टिव सेल्स के, उसी ट्रेड्स को, उसी चेंजिंग ट्रेड्स को कहिए, या उसी इनहेरिटेड एक्वायर्ड ट्रेड्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है फ्यूचर जनरेशन में, बाकी जो है नहीं किया जा सकता है। द चेंजेस इन द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्फ ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग। अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ करके और बाकी कोई सेल में कोई चेंजेस आया है, उसको इनहेरिट नहीं किया जाता है ऑफस्प्रिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। मेंडल का कंट्रीब्यूशन, ग्रेगल मेंडल जो कंट्रीब्यूट किए उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स जो ह्यूमन बींग में है, वो इस बात से रिलेटेड है, इस फैक्ट से रिलेटेड है कि दोनों फादर और मदर जो है कंट्रीब्यूट करता है प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। अपने बच्चे को माँ और बाप दोनों जो है इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रदान करते हैं ट्रेड्स को, जेनेटिक मटेरियल को अपने बच्चे को इक्वली देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर ट्रेड जो होगा उस पर असर, हर कैरेक्टरिस्टिक, हर गुण पर जो असर होगा, जो इन्फ्लुएंस होगा, दोनों का होगा, फादर और मदर दोनों के डीएनए का होगा। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि जो उस पे ऑफस्प्रिंग होंगे, जो उनके बच्चे होंगे, उनमें जो होगा दो वर्सन्स होता है किसी भी ट्रेड का, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का। अब कौन सा ट्रेड दिखेगा, तो ये बात इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ट्रेड जो होगा, जो वो कौन सा एक्टिव हुआ है, कौन सा जो एक्टिव हुआ है वही जो है ऑफिस में दिखेगा, जो एक्टिव नहीं हुआ है वो नहीं दिखेगा। तो इन सब के बारे में हम लोगों को ग्रेगल जॉन मेंडल ने बताया। तो आइए थोड़ा सा उनके बारे में समझ लेते हैं। पहले मेंडल जो थे, उनका एजुकेशन हुआ था एक मोनास्ट्री में, और वो साइंस पढ़ने के लिए और मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वेना में गए। फेलियर इन द एग्जामिनेशन फॉर ए टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट सप्रेस हिज जेल। यानी कि उनका जो इंथुसियाज्म था, उनकी जो हिम्मत थी, वो टूटा नहीं। जब वो टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं हासिल कर पाए, एग्ज़ाम में फेल कर गए, वो वापस चले गए मोनास्ट्री और क्या किए, पीस को, मटर को ग्रो करना शुरू कर दिए। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा था इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स के बारे में। मैनी अदर्स हैड स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन पीस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स अर्लियर। मेंडल से पहले
बट मेंडल जो है ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ साइंस एंड मेलोडी एंड द फर्स्ट वन टू कीप द काउंट ऑफ इंडिविजुअल्स एग्जिबिटिंग ए पर्टिकुलर ट्रेट इन ईच जनरेशन। बहुत सारों ने इसके बारे में पढ़ाई की, लेकिन मेंडल ने क्या किया, एक गिनती रखा, हिसाब किताब रखा कि कौन कैरेक्टर किस में दिख रहा है, कौन सा ट्रेड किस जनरेशन में हो रहा है। और ऐसा करने के बाद उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो मेंडल क्या किया था, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स जो था गार्डन पी प्लांट में, उसके बारे में स्टडी किया। तो क्या कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली उनको दिख रहा था, वो था जैसे कि सीड्स का राउंड होना, व्रिंकल्ड होना, थोड़ा मुचड़ा हुआ, टॉल होना, स्टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट, वाइट फ्लावर थे पी प्लांट के, कुछ कुछ के वायलेट फ्लावर्स थे, है ना। इसी तरह से उन्होंने स्टडी किया। और दूसरा क्या चीज़ उन्होंने देखा, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, उस पर भी उन्होंने ध्यान दिया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मेंडल जो है पी प्लांट को ही क्यों स्टडी के लिए चूज किया, दूसरे किसी प्लांट को क्यों नहीं किया। उसका आंसर यहीं पे तो हम लोगों को मिल गया कि पी प्लांट में बहुत सारे क्लियर डिफरेंसेस थे, जिसको हम लोग आसानी से देख पा रहे थे। टॉल, शॉर्ट, राउंड, व्रिंकल्ड। उनका सीड्स जो हो रहा था येलो भी था, ग्रीन भी था। दूसरा क्या था, प्लांट का टॉल और शॉर्ट होना, वो तो पहले ही बता दिया। फ्लावर का वायलेट फ्लावर किसी प्लांट में वाइट फ्लावर। कोई जो है अपने सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, कोई क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है। इस तरह से ग्रेगल ने क्या किया, बहुत सारे पी प्लांट्स को लिया, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट्स, उसके प्रोगेनी को प्रोड्यूस किया, उसके ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस किया, कैलकुलेट किया, परसेंटेज निकाला कि कितना परसेंट जो है उसमें टॉल है, कितना शॉर्ट है। फर्स्ट जनरेशन प्लांट में उन्होंने देखा कि क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक जो था फर्स्ट जनरेशन में या F1 जनरेशन में, कोई मीडियम हाइट का प्लांट नहीं था। जितने भी प्लांट्स थे सभी टॉल थे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इस डायग्राम में क्या दिखाया गया हम लोगों को कि टॉल प्लांट एक सेलेक्ट किया, एक शॉर्ट प्लांट सेलेक्ट किया, दोनों का क्या किया गया, प्रोगेनी को प्रोड्यूस किया गया। तो जो प्रोगेनी प्रोड्यूस हुआ, F1 जनरेशन जो प्रोड्यूस हुआ, ये F1 जनरेशन जो है देखिए सभी टॉल है, इसमें कोई शॉर्ट नहीं आया, कोई मीडियम हाइट का नहीं आया, सभी जो प्लांट्स थे टॉल थे। इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स में से सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक पास हुआ है, दोनों का मिक्सचर पास नहीं हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन ये उसके दिमाग में आया कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, क्या टॉल प्लांट्स इन द F1 जनरेशन जो है वो एग्जैक्टली सेम है जो कि पेरेंट प्लांट में है, या उसमें कुछ अंतर है। फिर मेंडल ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। Mendelian experiment test this by getting both the parental plants and these F1 tall plants to reproduce by self pollination. उसके बाद जो प्रोगेनी प्रोड्यूस हुआ, वो फिर सारे टॉल थे, है ना। तो क्या देखा गया कि सेकंड जनरेशन जो था, जो F2 जनरेशन था, F1 टॉल वाले का, और सभी टॉल उसमें नहीं थे। जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बात को समझिएगा। यहाँ पहले क्या किया गया, पेरेंट प्लांट लिया गया, एक टॉल एक शॉर्ट, दोनों का जब प्रोड्यूस कराया गया ऑफ स्प्रिंग, तो ये जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए ये सभी टॉल थे,
अब इनमें से किसी दो को सेलेक्ट करके फिर प्रोगेनी प्रोड्यूस करने का कोशिश किया गया। तो ये पेरेंट्स है, ये F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन के बीच में क्या किया गया, प्रोड्यूस कराया गया। तो ये जो जनरेशन प्रोड्यूस हुआ ये F2 जनरेशन कहलाएगा। तो इस F2 जनरेशन में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें टॉल भी है और शॉर्ट भी है। The progeny of the parental plants are of course tall। ये तो टॉल है ही, प्रोगेनी जो है पेरेंट प्लांट का ये सारे टॉल है। लेकिन however the second generation or F2 progeny of the F1 tall plants are not all tall। एक कोना 1/4 कह सकते हैं, 1/4 कह सकते हैं कि एक चार में देखिए एक क्या है, शॉर्ट है। इसका मतलब ये बता दिया हम लोगों को कि टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों ट्रेट्स जो है पेरेंट्स से इनहेरिट किया गया है। बोथ टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट्स वे इनहेरिटेड इन दी F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन में इस माँ बाप से, इस पेरेंट्स से दोनों आया है, टॉल वाला भी और शॉर्ट वाला भी, यानी कि टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट्स दोनों आए हैं। लेकिन इसमें सिर्फ टॉल वाला एक्सप्रेस्ड है। ये these are identical, ये सभी जो है आइडेंटिकल है। लेकिन इसके जो अंदर ट्रेट्स है, इनका जो कंपोजिशन है, डीएनए हम कह सकते हैं, वो हो सकता है सेम नहीं है। तभी तो जब इनको क्रॉस ब्रीडिंग, इनको जब ब्रीडिंग कराया गया, इनसे जब यंग वंस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए गए, तो इसमें देखिए टॉल और शॉर्ट सभी आ गए। सभी क्या, दोनों आ गए। तो ए पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी सीन हियर। और ये जो है टोटली एजम्पशन पे बेस्ड है। और हमारे ग्रेगल मेंडल जो है, इन्होंने इस चीज़ के बारे में हम लोगों को बताया। तो ग्रेगल मेंडल ने क्या नोटिस किया, उन्होंने ये नोटिस किया कि जब वो पी प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं टॉल प्लांट्स के हाइब्रिड से, तो यहाँ जो प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है वो टॉल और शॉर्ट दोनों है। ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जो कि मीडियम हाइट का है, यानी टॉल और शॉर्ट के बीच का है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मेंडल को ये बात समझ में आ गया और उन्होंने ये बात बताया भी कि ट्रेट्स ऑफ टॉलनेस और शॉर्टनेस जो है मिक्स नहीं हुआ है, नहीं तो मीडियम साइज का पी प्लांट्स भी जरूर प्रोड्यूस होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो टॉल को हम लोग कैपिटल टी और कैपिटल टी से एक्सप्रेस करेंगे। स्मॉल को, शॉर्ट को हम लोग स्मॉल टी से करेंगे। अब जो दोनों का जब क्रॉस ब्रीडिंग कराया गया तो क्या हुआ, इस तरह से प्रोड्यूस होगा, सभी में एक एक रहेगा, कैपिटल और स्मॉल। अब दोनों जब कैपिटल और स्मॉल को क्रॉस ब्रीडिंग फिर कराया गया तो फिर टॉल और कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी, स्मॉल टी कुछ भी आ सकता है। ये भी मैं आप लोगों को बोर्ड पे समझाऊंगा। तो समझना ये है कि कैपिटल मतलब हम लोग टॉल को एक्सप्रेस कर रहे हैं। दोनों कैपिटल हो या एक कैपिटल और एक स्मॉल हो तो वो टॉल प्लांट्स के लिए है। जब दोनों शॉर्ट हो तब वो, दोनों स्मॉल टी हो तब वो शॉर्ट के लिए है। दोनों जब स्मॉल टी हो तो वो शॉर्ट के लिए हो। हम लोगों ने क्या देखा कि टॉल को कैपिटल टी से एक्सप्रेस करेंगे और
दूसरे टॉल वाले को कैपिटल टी या स्मॉल टी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो यहाँ से एक ट्रेट आया, एक पेरेंट से, दूसरे पेरेंट से ये ट्रेट आया, तो ये क्या हो गया, टी टी हो गया। अब मान लीजिए इस पेरेंट से ये वाला टी आया एक ट्रेट, और दूसरे पेरेंट से ये आ गया, तो भी ये क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर माना हमने कि इस पेरेंट से ये वाला टी आया ये, और इस पेरेंट से क्या हुआ आपका ये वाला आ गया, तो भी ये क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इस पेरेंट से ये टी आया और इससे भी ये टी आया, तो ये कैपिटल टी और कैपिटल टी हुआ। तो सभी इसमें टॉल प्लांट्स हैं, सभी जो है वो क्या है, टॉल है। लेकिन इन सभी प्लांट्स जो प्रोड्यूस हुए, इनमें से किसी दो को हम लोग लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग कि ये F1 जनरेशन में से, ये तो पेरेंट वाला हो गया, ये F1 हो गया। अब F1 में से जब हम दो प्लांट्स को क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो ये दोनों का इस तरह से है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसका कॉम्बिनेशन कराएंगे तो एक जीन जो आएगा इस पेरेंट से, मान लीजिए ये वाला आया और इस पेरेंट से ये आया, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए पेरेंट से ये आया और इस पेरेंट से ये ही आएगा, तो क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से मान लीजिए कैपिटल आया, लेकिन इसमें से स्मॉल टी आया, तो भी कैपिटल और स्मॉल टी हो गया। लेकिन माना हमने कि इस पेरेंट से स्मॉल आया और इस पेरेंट से भी स्मॉल आ गया, तो क्या हो जाएगा, टी टी स्मॉल। हमने ये बताया आप लोगों को कि ये कैपिटल टी अगर दोनों है तो टॉल होता है, अगर एक भी कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है तो भी टॉल होगा, तो ये भी टॉल होगा और ये शॉर्ट होगा। तो कैसे आता है ये आप लोग समझ गए। इस तरह का जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस्ड प्लांट्स कहते हैं। यानी क्रॉस ब्रीडिंग जो कराया गया इसमें मोनो हाइब्रिड, क्योंकि एक प्रॉपर्टी को, एक कैरेक्टरिस्टिक को इनहेरिट किया जा रहा है। तो रेशियो जब देखेंगे इसमें तो हम लोग क्या देखते हैं, टॉल और शॉर्ट वाले में 3:1 का है, यानी 3 टॉल है तो 1 शॉर्ट है। तो जब ग्रेगल मेंडल एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने 1064 पी प्लांट्स को लिया था F2 जनरेशन का, और जब उसमें फाइंड किया तो उन्होंने देखा कि 787 जो है टॉल प्लांट्स है, टॉल पी प्लांट्स है, और 277 शॉर्ट या डॉर्फ पी प्लांट्स है। जब इसका रेशियो हम लोग निकालते हैं तो 2.84:1 आता है। उसको राउंड करके हम लोग देखते हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3:1 आता है। और इस एक्टिविटी को, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद ग्रेगल मेंडल क्या किया, एक लॉ दे दिया। उस लॉ का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसी को हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रेशन भी कहते हैं, या मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस लॉ कहते हैं, या लॉ ऑफ सेग्रेशन सिर्फ कहते हैं। तो इस लॉ में क्या बताया गया है, इस लॉ में ये बताया गया है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो होगा वो डिटरमाइंड होता है इंटरनल फैक्टर्स के द्वारा, जो कि हमेशा पेयर्स में रहता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा, हमेशा पेयर में है, और उस पेयर में से सिर्फ एक पेरेंट्स में से एक ही जो होता है ट्रांसफर होता है ऑफ स्प्रिंग में।
तो लॉ को आप इस तरह से समझ लीजिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय द इंटरनल फैक्टर्स विच ऑकर इन पेयर्स, ओनली वन ऑफ ए पेयर ऑफ सच फैक्टर कैन बी प्रेजेंट इन ए सिंगल गैमेट। यानी कि जब ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा पेरेंट्स से, तो दोनों में से कोई एक आएगा। जैसा कि आप लोगों ने अभी बोर्ड पर देखा था कि हर पेरेंट्स में से एक ही आ रहा था। आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है। अभी हम लोगों को सेकंड लॉ भी पढ़ना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।